गाइस, क्या आपकी भी कंडीशन कुछ इस प्रकार की हो चुकी है? आपका भी स्कूल में ग्राफ इसी प्रकार गिरता ही जा रहा है और अब आपके हाफ ईयरली पेपर बहुत ज्यादा नजदीक आ चुके हैं। अब आपको डर लगना शुरू हो चुका है कि अब आपका क्या होगा। अगर आपको लगता है कि आपका फेल होना पक्का है तो ये वीडियो बिल्कुल मत छोड़िएगा। आपको लग रहा है अब आपके पास टाइम नहीं बचा है और सारे नोट्स पढ़ने का या बुक्स उठाने का टाइम नहीं है आपके पास, इसलिए हम लेके आए हैं हाफ ईयरली मैराथन ऑफ साइंस की ये बेहतरीन वीडियो, जिसके अंदर आपको मिलने वाले हैं टॉप 30 क्वेश्चन, जिन क्वेश्चंस को करने के बाद आप एकदम से क्वालिफाइड बन जाओगे। इसके बाद आप एकदम हैकर बन जाओगे साइंस के। इसके बाद आप फिर साइंस का पेपर एकदम खतरनाक तरीके से फोड़ देने वाले हो। इसके अंदर आपके साइंस के सारे डिटेल्स टॉपिक कवर हो जाएंगे, जिससे आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं। इसके अंदर आपको एमसीक्यू से लेकर केस बेस्ड स्टडी तक के सारे सवाल कराए जाने वाले हैं और इसके बाद आपको भी ऐसा ही लगेगा कि आपका ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है और आप अपने टॉपर को बीट करके क्लास में खुद टॉपर बनने वाले हो। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस लास्ट तक देखना है और लाइक सब्सक्राइब करके जाना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करोगे तो इतनी मेहनत का कोई फायदा नहीं होगा। तो साइंस साइंस एक ऐसा चैप्टर है जिसको आपको डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके लिए आपको एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट के साथ साथ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तो वही क्वेश्चन प्रैक्टिस आज हम करेंगे। सबसे पहला चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन। इसमें हमारा पहला चैप्टर है कि इसमें हमको बैलेंसिंग इक्वेशन करना है। बहुत सिंपल है। अगर आप नंबर जो दिए ना उनको साथ ही अगर मैच कर दोगे ना तो आपको आंसर मिल जाएगा। पहले का आंसर ये है। उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, या फिर दूसरा मान सकते हैं। इसमें बैलेंसिंग इक्वेशन क्यों करते हैं? तो सीधी बात है, हम लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से बैलेंस इक्वेशन करते हैं। उसके बाद नीचे एक बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन दिया है, जैसे पहले वाला किया था उसको भी वैसे करना है। उसके बाद थर्ड है हमारा नेम द रिएजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो रिएजेंट सबको पता है, जो रिड्यूस हो उसको हम रिएजेंट बोलेंगे। इस प्रकार जो एल्यूमिनियम है वो इस एग्जाम्पल के अंदर रिड्यूस हो रहा है। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग। पहला है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, तो मिलके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। तो ये सबको पता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन बन रहे हैं, दो एलिमेंट जुड़ रहे हैं, फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन फॉर्म हो रहा है और आखिरी में थर्मल रिएक्शन है, क्योंकि हीट का प्रेजेंस उसमें पाया गया है। अगर हम अपना अगला क्वेश्चन देखें कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, देखिए एक ही क्वेश्चन में आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो गया कि एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें हीट इवॉल्व हो और एंडोथर्मिक मतलब जिसमें हीट एब्सॉर्ब होगी। फॉर एग्जाम्पल कार्बन प्लस ऑक्सीजन के दो एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। इनको अगर आप इधर उधर करके देखेंगे तो एंडोथर्मिक एग्जाम्पल्स के बन जाते हैं। अब इसी का एक बढ़िया तरीन क्वेश्चन डाला हुआ है सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर्स में। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होगी? तो आप देख के बता देंगे कुकिंग ऑफ फूड जो है उसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि उसमें हीट एब्जॉर्ब होगी। उसके बाद अगर हम देखें बैलेंस स्केलेटल इक्वेशन, मतलब इसमें स्केलेटल इक्वेशन वो होती है इसमें जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के साइड में जो एटम्स है ना उनकी वैल्यू सेम नहीं हो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कर लेते हैं पर अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं करते। अगर आपको अगला क्वेश्चन देखें, राइट वन एग्जांपल ऑफ ईच डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, हीट और लाइट, इनके तीनों के एक एक एग्जांपल आपको लिखने हैं। तो बहुत इजी है। वाटर का हम इलेक्ट्रिसिटी वाला लिख लेते हैं। कार्बन कार्बोनेट जब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ये एक बेहतरीन एग्जांपल है। पिछले सारे सालों से सीबीएसई इस पे ध्यान भी दे रहा है। ऐसे क्वेश्चन पक्का आएंगे आपको। उसके बाद अगर हम देखें मेंशन द रीजन ऑफ कलर चेंजेस, कलर चेंजेस में ये एक्टिविटी है आपको, अगर आपको पता होगी, सिल्वर क्लोराइड जब सनलाइट में रख दी जाती है तो उसका कलर व्हाइट से ग्रे बन जाता है। इसमें क्या जो क्लोरीन है वो रिलीज हो जाती है। अगर उसके बाद दूसरा देखें तो जिंक को जब हम कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, जिसके बाद कॉपर जिंक की जगह ले लेगा। ये हम सबको पता है। उसके बाद अगर हम देखें कॉपर पाउडर वाला क्वेश्चन, तो वो बहुत इजी है, आप खुद से कर सकते हैं। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट हमारा दूसरा चैप्टर शुरू हो चुका है। ये कुछ एमसीक्यू है कि व्हाट सोल्यूशन अगर हम मिक्स करेंगे बेसिस के साथ, मतलब जब हम एसिड और बेस को दोनों को मिक्स करेंगे तो इनमें से कौन सा बनेगा? तो अगर आप देखेंगे तो एडी इसका करेक्ट एग्जाम्पल होगा। अगर एक्व सोल्यूशन रेड है, वो ब्लू हो रहा है, तो सबको पता है वहां पे हाइड्रोजन मतलब एसिड की प्रेजेंस है, तो वही हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका करेक्ट एग्जांपल होगा। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो व्हाट इज एसिड्रीन? एसिड्रीन सिंपल सी चीज है, जब हमारा वाटर का पीएच 7 से डाउन हो जाए तो हम उसको एसिड्रीन बोलेंगे। और ब्राइन सॉल्यूशन मतलब कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। ये बहुत एग्जाम्पल इजीज हैं, सीधे सीधे एग्जाम्पल आप यहाँ से उठा के कर लीजिए।
उसके बाद हमारे पास 3 क्वेश्चन है। इसमें व्हाट राइट द फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट इन विच वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट। तो सबसे इजी एग्जांपल है भाई हमारा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसका बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसके अंदर प्रेजेंट होता है। सबसे इजी एग्जांपल है बेकिंग सोडा का। राइट वन यूज ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन वाटर ट्रीटमेंट पेस्टिसाइड्स वगैरह में हम यूज करते हैं, बहुत बेसिक है। देखो भाई आपने अच्छे से चैप्टर पढ़ा है, इस वजह से आप इन क्वेश्चंस का जवाब इजीली दे पा रहे हैं, तो उसके लिए मेरी मेहनत है और आप लोगों की मेहनत है, इसलिए ये चैनल को सब्सक्राइब करते हो। चलिए, इस चैनल पे बहुत बेहतरीन वीडियोस आते हैं, जैसे आपको हेल्प होगी, और इस चैनल पे शॉर्ट्स भी मैं ऐसे अपलोड करता हूँ जिससे आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स और क्वेश्चंस पता चलते रहे। उसके बाद अगर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं तो असर्शन रीजन है, 4 असर्शन रीजन है। असर्शन है कि व्हाइट वॉशिंग के बाद कुछ दिनों बाद ही क्यों उस पे वो हो जाती है व्हाइटनेस, शाइनी सरफेस दिखती है। तो उसका सिंपल रिएक्शन, जब कार्बन डाइऑक्साइड जब कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट होती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है। तो ये बहुत एग्जाम्पल इजी था, इसलिए हम इसको ए कर देंगे। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस जब व्हाइट पाउडर होती है वो हम फ्रैक्चर्स वगैरह ज्वाइन करते हैं। उसके बाद रीजन दिया गया है ऑन मिक्सिंग वाटर और प्लास्टर पेरिस चेंजेस टू जिप्सम। तो इसका एग्जांपल सही दिया है, इसलिए हम इसको भी ए मार्क करने वाले हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा फोर्थ है बेकिंग सोडा यूज फॉर मेकिंग फूड सब्सटेंस। क्रिस्पी कर देता है बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा का केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो ये सही है, नीचे वाला रीजन जो है वो गलत है, असर्शन सही है, इसलिए हम इसको सी करने वाले हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे हमारा फिफ्थ है अवर स्टमक प्रोड्यूसेस सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहीं पे आपको समझ आ गया कि सल्फ्यूरिक एसिड नहीं प्रोड्यूस होता है, वहां पे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हम इसको डी देने वाले हैं। और अगर रीजन भी पढ़ ले तो ड्यूरिंग इंजेक्शन एक्सेस एसिड सीक्रेट इज न्यूक्लियाइड बाय बेसिड कॉल्ड एंटासिड। बहुत से एग्जांपल है ये। अगर आपने लाइफ प्रोसेसेस में या फिर अगर आपने उसमें पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद अगर हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखें तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसके एग्जांपल्स बोले हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब होता है जब एसिड और बेसिस साथ में रिएक्ट करें तो उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। उसके एग्जांपल आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा के 2 इंपॉर्टेंट यूजेस देखें तो वॉशिंग सोडा आप एग्जांपल कर सकते हो रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस या फिर किसी चीज को धोने के काम आता है। वही बेकिंग सोडा जो है किसी चीज को फ्लफी करने में, और फायर एक्सटिंग्विशर में आजकल काम आता है। हम उसको क्रिस्पी फूड्स बनाने में काम कर सकते हैं। ये हमारे डेली यूजेस के सब्सटेंस है, इसके आप याद रख सकते। इनके केमिकल नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि उससे भी सवाल पूछ लेते हैं डायरेक्ट केमिकल नेम देके। अगर हमारा अगला चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, इससे बहुत सिंपल सवाल बनने वाले हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, जो एसिड्स भी हो और बेसिस के साथ भी दोनों रिएक्ट हो जाए, जिसमें सिर्फ 2 ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो होते हैं जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कंप्लीट फॉलोइंग इक्वेशन एंड बैलेंसिंग। जैसा मैंने केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन में बताया था आपको, पहला क्वेश्चन जो था उसी प्रकार के ये दोनों क्वेश्चन है, इसलिए आप खुद भी कर सकते हैं। इसकी अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें और इसको घर पे बैठ के ट्राई करें। उसके बाद अगर हम देखें वाई डज कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन वाटर पे, वो रिएक्ट करती फ्लोट क्यों करने लगती, तो उसका सबसे एग्जाम्पल है जब हम वाटर के साथ उसको मिक्स करते हैं तो वहां पे बबल्स का फॉर्मेशन होता है, और बबल्स के फॉर्मेशन की वजह से वो वाटर की हाइड्रोजन के ऊपर चिपक जाते हैं, जिस वजह से वो फ्लोट करने लगते हैं, वो डिजोल्व नहीं होती इस पे। और अगर नेम मेटल जो रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ तो गोल्ड एंड सिल्वर। अगर आपने रिएक्शंस नहीं पढ़े हैं अच्छे से मेटल्स और नॉन मेटल्स के तो रिएक्शन जरूर करें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 देखें तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब यहाँ पे पूछा गया आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल लिया एमजी का, MgCl2 का एग्जांपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल यूज्ड और स्ट्रक्चर से आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक बेहतरीन एग्जांपल लिया गया है कि आयरन नेल्स को अगर हम ड्रॉप उसमें डालते हैं कॉपर सल्फेट के अंदर तो रिएक्शंस क्या होती है। तो आप देख सकते हैं वो ब्लू कलर में फॉर्म हो जाएगा कॉपर सल्फेट, और उसके बाद वो ब्राउन कोटिंग उसके ऊपर चढ़ जाएगी आयरन नेल के ऊपर। इसका एग्जांपल और रिएक्शन भी दिया गया है, रिएक्शन जरूर करके जाएं। और ये ऐसी एक्टिविटीज जैसे मैंने आपको कराई है ना, ऐसी एक्टिविटीज बहुत बार पूछी जाती है, तो आप एक बार बुक के अंदर सिर्फ एक्टिविटीज वाला सेक्शन है उसको जरूर पढ़ें, क्योंकि एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हमारे पास एक क्वेश्चन ही है, एक मैंने एक्टिविटी लाई आपके सामने, जब हम कोई मेटल को उसमें डालते हैं ना स्टीम में, या फिर हम ये ऑक्सीजन का उसमें फ्लो कराते हैं तो वो कैसा दिखेगा। ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है,
जब अगर स्टीम आएगी ना तो वो मेटल जैसे कार्बन है, कार्बन में अगर वाटर डालेंगे तो ब्लैक कलर का हो जाएगा, पर वापस स्टीम डालेंगे वहां पे, वाटर नहीं स्टीम डालेंगे तो वापस ओरिजिनल कलर में आ जाएगा वो। इसलिए आपको ये एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करनी है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। उसके बाद ओर ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, आखिरी में मैंने एक चार्ट लगाया हुआ है इसका, इसमें मैंने अच्छे से बताया कि ओर ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। वो पूरा चार्ट बनाया हुआ है, अगर आप अच्छे से देखेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। वो चार्ट में अच्छे से लिखा गया है कि रोस्टिंग कहाँ करनी है, सारी चीजें कहाँ करनी है, आपको अच्छे से पता चलने वाली है, ठीक है। तो वो चार्ट अच्छे से देखें, जिसमें ऐसे मैंने जिंक सल्फेट का एग्जाम्पल लिया है। ये पीवाईक्यू है, ऑल इंडिया 2019 में आया हुआ पीवाईक्यू है। तो इसमें आपको कोई घबराने वाली चीज नहीं है, जैसे कैलामेनाइन बोलते हैं हम जिंक, जिंक कार्बोनेट के ओर को, तो बस आपको उसको कार्बोनेट की ओर से निकालना है मेटल के साथ, और कार्बोनेट है तो यहाँ पे हम रोस्टिंग करेंगे, रोस्टिंग करके उसका एक फॉर्म हो जाएगा, बस उसको ही हमको अलग अलग कर देना है, कार्बन डाइऑक्साइड बना देनी है। उसके बाद हम उसका रिडक्शन ऑफ मेटल कर देंगे, जिसमें रिंग मॉडरेटली रिएक्टिव है, सबको पता है, तो जिंक का रिएक्टिव कुछ नहीं होगा। उसमें हम कोक मिलाएंगे, कोक मतलब क्या होता है, सिंगल एटम ऑफ कार्बन, ठीक है, सिंगल एटम ऑफ कार्बन को हम कोक बोलेंगे। कोक में साथ हीट हीट डालने पे वो हमारा जिंक फॉर्म होगा। अगर हम रिएक्शन ऑफ आयरन, आयरन ट्रिपल ऑक्साइड की जो रिएक्शन देखते हैं तो वो एक्सोथर्मिक होती है, और वो आयरन मेल्ट मेल्ट कर देती है। ऐसे जो मोल्टन आयरन होती है ना उसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये प्लेट्स जो होती है ना, ट्रेन्स वगैरह के जो वो होते हैं, उन पार्ट्स को जोड़ने में बहुत काम आती है। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है पीवाईक्यू का, मेरे साल में आया हुआ है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ रखा है, ठीक है, मैंने डायरेक्ट उठा के रख दिया है यहाँ पे। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमें कुछ डिफाइन करनी टर्म्स को, जैसे मिनरल्स हो गया, ओर हो गया, गैंगू हो गया, तो ऐसी कुछ ओर्स को हमको डिफाइन करना। जैसे मिनरल क्या होता है, नेचुरली ऑटोरिंग सब्सटेंस होता है, ठीक है। उसके बाद ओर जो होता है रॉकी मेटल्स से फॉर्म होता है, ठीक है। मतलब ओर मतलब एक अनप्यूरिफाइड स्टोन बोल सकते हैं हम, ठीक है। और गैंगू मतलब जिसमें वेस्टेज हो, जो जो ओर से हट के जो वेस्ट बचता है ना, उसको हम गैंग्यू बोलते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना होगा ओर, मिनरल और गैंग्यू के अंदर अंतर क्या है, ठीक है। ये अगर आप नहीं करते ना तो आपको, मुझे ऐसा लगता है ये सीरीज के बाद भी कुछ बहुत सारी डिफिकल्टी होंगी। पर मैं अगर आपको एक सीक्रेट ट्रिक बताऊं ना, आप ये एक सीरीज में इतने क्वेश्चन करा रहा हूं ना मैं, यही क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे ना तो आपके लिए सफिशियंट होगा। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि मेटल विच इज प्रेजेंट इन कैरोसिन, तो सबको पता है सोडियम जो होता है वो कैरोसिन रिप्रेजेंट करता है। अब ऐसा लस्टर्स नॉन मेटल कौन सा, आयोडीन होता है। मेल्ट इन पाम ऑयल होता है गैलियम। मेटल पुअर कंडक्टर लीड होता है, ठीक है। अगर हम देखिए, ये मैंने चार्ट बना दी रिएक्शंस की, मेटल और नॉन मेटल की, मैंने आपसे पूछा था करनी होगी, तो यहाँ देखो कॉन्सेंट्रेशन वाली मैंने टेबल बना रखी है यहाँ पे। ये सारी टेबल को आप पॉज करें और स्क्रीनशॉट जरूर ले। गैल्वेनाइजेशन और एलॉइंग में क्या डिफरेंस होता है ये भी जरूर करें। अब हम बायो की तरफ बढ़ गए तो हम लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मेंशन दी रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, लाइट हो गया और क्लोरोप्लास्ट हो गया। क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारा क्लोरोफिन भी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होंगे। फोटोसिंथेसिस का मतलब लाइट की हेल्प से हम अपने प्लांट के लिए खाना बना रहे हैं, ठीक है। उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूटिलाइज कर रहे हैं, और जो वहाँ पे एनर्जी होगी ना वो हमारी सनलाइट की होगी। उसके नीचे जो रिएक्शन दिया है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। डायरेक्ट रिएक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। अब आपको बताना है कमेंट में कि ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, इसको जरूर कमेंट में मेरे को लिख के बताएं। अब हम इसके मैकेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं, इनका मैकेनिज्म क्या होता है। तो यहाँ पे जो इवेंट्स हो रहे हैं ना, ये इसके मैकेनिज्म है। मेरे साल में क्वेश्चन आया होता, और जितनी भी बड़ी क्वेश्चन बैंक्स की जो कंपनीज हैं वो ये क्वेश्चन जरूर डालती है, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो पहले एब्जॉर्प्शन, फिर कन्वर्जन, रिडक्शन होता है सब में। उसके बाद हम हमको एक डायग्राम बनाना, अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ नीट एंड वेल डायग्राम एंड द डिफरेंट इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो अमीबा के अंदर होलोजिक ऑर्गेनिज्म होता है, पहले फूड को अंदर लेता है पूरी तरह से, उसके बाद उसको न्यूट्रलाइज करता है, फिर डाइजेशन प्रोसेस करता है, फिर एक्सक्रीट कर देता है, ठीक है। जो अमीबा होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की हेल्प करता है, लाइक सूडोपोडिया। अगर आपने मेरे लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर देखा होगा तो आप इससे एकदम करेक्टली बना पाएंगे आपको, क्योंकि मैंने उसमें अच्छे से बताया था कि अमीबा के अंदर डाइजेशन कैसे होता है। पूरी डिटेल्ड एक एनिमेशन वीडियो बनाया था मैंने उसमें, कि अमीबा के अंदर पहले वो खाना कैसे लेगा, वो सूडोपोडिया के पास कैसे जाता है, वो उसको प्री इनगल्फ करता है कैसे। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम भी लगा दिया है कि वो सूडोपोडिया को फूड बीच में फंसाएगा अमीबा, तो उसके बाद उसको फूड वैक्यूल फॉर्म करता है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे।
डाइजेस्टिव एंजाइम्स हेल्प करेंगे उसको न्यूट्रलाइज करने में। उसके बाद अमीबा ग्रो करता है, फिर एक्सक्रीट कर देगा। उसके बाद अगर हम पेरिटालसिस मूवमेंट देखें तो रिलैक्शन ऑफ हमारा ईसोफेगस है ना, इसका रिलैक्स होना और कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को हम पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोलते हैं। अब स्टोमेटा जो है वो डेजर्ट में टाइम बंद रहता है, पर रात में ओपन हो जाता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल अच्छा एग्जाम्पल है, अभी तक पूछा नहीं गया है। पर जैसे बच्चों को लगता है कि हार्ड हार्ड सवाल हर साल आता है। जितनी भी बड़ी क्वेश्चन बैंक की साइट्स है या फिर जो क्वेश्चन बैंक बनाती है ना, उनको भी पता है ये सवाल अच्छा पूछा जाता है। इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट निकालें ना और जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये फ्लो चार्ट दिया है मैंने कि रेस्पिरेशन का, ये फ्लो चार्ट आप कर लीजिएगा। आर्टरीज और वेन्स के बीच में डिफरेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट, आप कर लीजिएगा। उसके बाद ये वाला जो है ना पॉट वाली जो एक्टिविटी है, ये बायो में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डाइजेशन का डायग्राम इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपको करना है तो आप डबल सर्कुलेशन सिस्टम कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम कर लीजिएगा। उसके बाद न्यूरॉन के फंक्शंस कर लीजिएगा, फंक्शन के साथ साथ इसके डायग्राम्स कर लीजिएगा। उसके बाद अगर हम अब 7वें चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें हमको बताना है लार्जेस्ट और प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ ब्रेन बताना। तो सबको पता है सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट है। वो सेरेब्रम में बहुत सारी एक्टिविटीज कंडक्ट कराता है ब्रेन में। हिंड ब्रेन के अंदर पाया जाता है सेरेब्रम। उसके बाद हमको रिफ्लेक्स आर्क देखना है। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? एक पाथवे होता है जहाँ यहाँ से नर्व इम्पल्स रिफ्लेक्स एक्शन करती है ना, रिसेप्टर्स के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड बैक टू रिसेप्टर जाता है, पूरा एक फ्लो रहता है। ठीक है, उसके साथ अगर आप एग्जाम्पल जोड़ेंगे आई वाला, तो आपको और अच्छा लगेगा। टीचर को लगेगा कि बच्चे ने पढ़ के आया है। ठीक है, तो आप समझिए मैंने इस हिसाब से पेपर बनाया है। देखिए, मैं बाकी लोगों का कॉपी नहीं करता, पर मैं ऐसा करता हूँ कि जिससे बच्चे की ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अपने टाइम में कैसे प्रिपरेशन करी थी। यूट्यूब पे कोई बताने वाला नहीं था कि राइट वे क्या है। ठीक है, सब बोलते हम कमजोर थे, हम कमजोर, पर कोई कमजोर नहीं होता। ठीक है, ये देखिए मैंने एक इजीली एकदम फोटो भी लगा रहा है जिसे आप इमेजिन कर सकें। ठीक है, अब हम कीमोट्रॉपिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। कीमोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल ही पूछा जाता है, बाकी कुछ नहीं पूछा जाता। तो पॉलन ट्यूब जो ओव्यूल से केमिकल रिलीज करती है ना फर्टिलाइजेशन के लिए, उसको हम कीमोट्रॉपिज्म बोलते हैं। बहुत सारे बच्चों को इसकी एग्जाम्पल नहीं आती, इसलिए मैंने डाला हुआ है। उसके बाद अगर हम मेजर रीजन ऑफ ब्रेन देखने हमारे, तो ब्रेन तीन रीजन होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अगर ये हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। मिड ब्रेन में आप सीधे अगर डालेंगे नेक ब्रेक और ट्रंक, तो आपको एग्जाम्पल याद आ जाएगा। अगर आपने मेरी कंटेंट कोऑर्डिनेशन वाली वीडियो देखी होगी ना, तो ये रीजन को आप इमेजिन कर पाएंगे, क्योंकि उसमें प्रॉपर एनिमेशन बनाया है मैंने पूरे चैप्टर का। अगर आप चाहें तो अभी भी जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, बहुत अच्छी चल रही है वीडियो। बहुत सारे बच्चों ने उससे रियलाइज किया है कि कैसे पढ़ाई हो सकती है इमेजिनेशन के साथ, और आपको भी हेल्प होगी, क्योंकि एनिमेशन के जरिए हम बहुत जल्दी सीखते हैं। ठीक है, तो मैंने इसलिए एक फोटो भी लगा दिया है जिसमें आप फोर ब्रेन समझ पा रहे होंगे, जो लार्जर रीजन रहता है, सेरेब्रम वगैरह उसमें आते हैं। अब फोटोट्रॉपिज्म मतलब ट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ प्लांट्स भी बोल सकते हैं हम, या फिर प्लांट का रिस्पॉन्स टू द लाइट शूट्स, जैसे आपने देखा होगा जियोट्रॉपिज्म वगैरह आगे मैं पढ़ाऊंगा। तो ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट जो होती है ना, वो मेनली ऐसे उससे होती है। प्लांट्स के भी बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, तो आपको वो पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हार्मोन्स हो गए, ये सब हो गए, इसमें ऑक्सीजन वाला पार्ट है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको करने ही करने हैं। अगर ये आप नहीं करेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा आप वीक हो रहे हैं। ठीक है, तो अब ऐसे मैंने बोला था प्लांट्स में दो तरीके के मूवमेंट होते हैं, नास्टिक मूवमेंट्स और ट्रॉपिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होती है, मतलब उनको कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। ठीक है, वो कोई भी डायरेक्शन में ग्रोथ कर सकती है। पर ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होती है? एक फ्लो में होती है। ठीक है, वेरी स्लो होती है, पर एक फ्लो में होंगी, मतलब अगर एक ही एंगल पे जाएंगे। अगर यहाँ से शुरू हुई है, शूट ग्रो करना शुरू हो गया है, तो शूट ही ग्रो होंगे और एक ही डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल रहता है ट्रॉपिक और नास्टिक मूवमेंट में। उसके बाद अगर हम देखें जियोट्रॉपिज्म के बारे में, जियोट्रॉपिज्म मैंने पहले बताया जैसे, तो वही है। जियोट्रॉपिज्म क्या होता है? जियोट्रॉपिज्म मतलब जो हमारा शूट है, शूट का ग्रोथ नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? हमारे रूट का ग्रोथ होगा ग्रेविटी की तरफ, है ना। तो इसलिए एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारा हाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, जैसे मैंने बताया, ऑक्सीजन वाला एग्जाम्पल जो फोटोट्रॉपिज्म के अंदर मेन है, क्योंकि वो पूछ लेंगे कि ऑक्सीजन की मात्रा शूट पे बढ़ने से वो एक ही साइड में क्यों ग्रो हो रहा है। ठीक है, तो वो सबको पता है कि जब वो ऑक्सीजन है ना एक साइड में आ जाता है, एक साइड में आ जाएगा, जिस साइड में आएगा वहीं से तो ग्रोथ होगी, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? एक ग्रोथ हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन है, इस वजह से वो जिस साइड में होगा उस साइड की ग्रोथ होगी, और उस साइड की ग्रोथ होने की वजह से वो जो होगा शेडी रीजन, वो फॉलो अप करेगा, है ना, वही होता है। अब जैसे मैंने लगा दिया इसके आपको वो पूरी लगा दी कि ऑक्सीजन क्या है,
ग्रोथ हार्मोन है, गिबरेलिंस क्या है, सिंथेसिस यंग लीफ वगैरह में होता है। मैंने एक पूरी टेबल लगा दी, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको याद कीजिए, 2-3 बार में आपको पक्का याद हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद आपको इस चैप्टर को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो में जितने क्वेश्चन कराया ना, ये चैप्टर के लिए उतने क्वेश्चन सफिशिएंट है। उसके अलावा आपको ये चैप्टर वापस खोलने की जरूरत नहीं है, आप एक बार लाइव प्रोसेस देखिए और फिजिक्स पे फोकस कीजिए। ठीक है, ये हो गया। और आप अगर केमिकल रिएक्शन भी करते हैं ना मेरे वीडियो से, तो भी सफिशिएंट हो जाएगा। मेरे चैनल पे वीडियो भी पड़ी है केमिकल रिएक्शन की, अगर आपको समझ नहीं आ रही। अराउंड 20 मिनट से पूरे चैप्टर आपको समझा देंगे हम लोग अच्छे से। तो बहुत अच्छी वीडियो है, उसमें एनिमेशन के साथ मैंने कराया है सारे चैप्टर। उसके बाद अगर हम देखें तो डॉक्टर हमें एडवाइस क्यों करता है आयोडीन लेने के लिए, तो बहुत एग्जाम्पल इजी है, इस पे सवाल बन चुका है, ये याद रखिएगा आप कि आयोडीन इसलिए लिया जाता है, इससे हमारे थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन करेगा। थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होगा तो हमारे बॉडी में ग्वाटर होने के चांसेस है, और ग्वाटर होगा कौन से रीजन में, हमारे नेक रीजन में ग्वाटर होने के चांसेस है। जैसे आप अगर चाहें तो आप फोटो में देख सकते हैं, बहुत सारे बच्चे विजुलाइज कर रहे होंगे, क्योंकि देख नहीं पाते बहुत सारे बच्चे, तो उन्हें एहसास नहीं होता। ठीक है, तो अगर हम देखें एक और एग्जांपल है, ऐसे एग्जांपल टाइप क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं कि डॉक्टर ने समिता के फादर को शुगर इंटेक से रिड्यूस करने को क्यों बोला, क्योंकि उन्होंने इसलिए बोला होगा कि उसे डायबिटीज हो गया है, उन्हें डिफिशियंसी ऑफ इलोसिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन की डिफिशियंसी हो गई उनके बॉडी में, है ना। तो आप समझ पा रहे होंगे। अब ये इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट कौन करता है, पेंक्रियाज सीक्रेट करता है। तो पेंक्रियाज में कोई प्रॉब्लम हुई है, इस वजह से वो सिक्रेशन थोड़ी शॉर्ट हो गई है ना। अब अगर देखें तो आप ये अच्छे से करिए। उसके बाद देखिए मैंने ह्यूमन ह्यूमन जो ह्यूमन वाले जो रहते हैं ना हार्मोन्स, उनकी एक बढ़िया टेबल लगा दी, तो आप इससे अच्छे से समझ पाएंगे कि ह्यूमंस के अंदर क्या क्या हो पा रहा है, ह्यूमंस के अंदर क्या नहीं हो पा रहा। तो आप एकदम बढ़िया विजुलाइज कर पाएंगे, है ना, कि पिट्री हार्मोन जो है हमारा ग्रोथ हार्मोन होता है, थायराइड हमारा थायरोक्सिन क्रिएट करता है, पैराथायरॉयड में पैराथायरॉयड एड्रेनलिन एड्रेनलिन हार्मोन बहुत एग्जांपल है जो हमें इमरजेंसी के टाइम पे प्रिपेयर करता है। पेंक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है, ऐसा बताया। हम चैप्टर 10 हमारा लाइट की तरफ पहुंच चुके हैं। ठीक है, लाइट में ज्यादा नहीं करना, ऐसा है पहले एग्जांपल एमसीक्यू है। रिफ्लेक्शन वाला लॉ कौन होल्ड करता है, तो सारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस होल्ड करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो उसके बाद अगर हम अगला सवाल देखें हमारा, तो दोनों लॉ बताइए रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्शन के। तो पहला लॉ होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो दोनों इक्वल रहेंगे, और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में पाए जाएंगे, मतलब एक सेम प्लेन में। उसके बाद फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, बहुत एग्जांपल इजी, अगर आप प्लेन मिरर लेते हैं वो इन्फिनाइट रेंज तक रख सकती है अपना, इसलिए तो उसका इन्फिनाइट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम अगला देखेंगे कि देखिए भाई, पावर ऑफ लेंस इज -4 डायरेक्टर, तो अगर माइनस आ गया तो आप तुरंत समझिए कि कॉनकेव है, क्योंकि माइनस कॉनकेव में लेते हैं। उसके बाद अगर हम देखें पर्सन सफरिंग फ्रॉम कैटरेक्ट, कैटरेक्ट मतलब जब हमारे आईज के आगे व्हाइटनिंग हो जाता है, तो ऑप्टियो ऑफ आई लेंस हम लिखेंगे। उसके बाद अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो हमारा कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर और डिस्टेंस उसका मतलब व्यू जो है वो 4 सेंटीमीटर का लिया गया है। तो हमें बताना है कि इमेज की क्या साइज होगी, तो हम उसको फॉर्मूला बाय फॉर्मूला रखना है, ये स्टेप बाय स्टेप आंसर को सॉल्व करना है। जैसे हमारे हाइट के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे एग्जांपल्स, तो हमें 2 सेंटीमीटर मिल जाएगी। उसके बाद इमेज, एक और क्वेश्चन है, इमेज फॉर्म बाय अ स्फेरिकल मिरर इज रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड मतलब कॉनकेव मिरर का यूज किया गया और उसकी मैग्निफिकेशन दिया, मतलब एम की वैल्यू -2 दी गई है। ऐसा पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया ना स्टेप बाय स्टेप, आपको फॉर्मूला का यूज करना है उस हिसाब से। अगर ऐसे अभी इस क्वेश्चन में आपको फोकल लेंथ नहीं दिए तो आपको फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ये है हमारा रिफ्लेक्टेड का, नॉट रिफ्लेक्शन का नहीं है, अब ये रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन आ चुका है। तो इसके लिए आपको पहले तो स्पीड ऑफ लाइट पता करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको वो स्क्वायर वाला रहता है ना, वो वाला क्वेश्चन समझना पड़ेगा, रेक्टेंगल का आइस आइस के अंदर कैसे जाती है। अब इसे देखिए मैंने लगा दिया, वो रेक्टेंगल ग्लास स्लैब के अंदर कैसे होता है रिफ्रैक्शन। तो जब भी आप ये वाला क्वेश्चन समझ जाएंगे ना, तो आपको वाला क्वेश्चन ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर स्लैब के अंदर आपको 2 मिरर पाए जाते हैं। उसके बाद हाइपर मायोपिया और हाइपर मायोपिया के अंदर क्या होते हैं केसेस, तो हाइपर मायोपिया जो है उसके अंदर शॉर्टनिंग ऑफ आईबॉल हो जाती है, और जो फोकल लेंथ है वो लॉन्ग हो जाती है, मतलब कॉर्निया के बाहर चली जाती है। उसको आपको करेक्ट करना भी मैंने इसमें बता दिया वीडियो में, कि जब हम उसको आगे कॉनकेव लेंस लगा देंगे तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद मायोपिया में जो होगा नियर साइडनेस हो जाएगी, मतलब जो फोकल लेंथ है वो शॉर्ट हो जाएगी। उसके बाद जो उसका वो है सिलेरी मसल जो लूज पड़ जाते हैं, उसमें जो कॉर्निया पे इमेज फॉर्म नहीं होती है,
इसलिए हम आगे कॉनकेव लेंस लगाएंगे, और वहीं हाइपर मेट्रोपिया में हम कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम अगला चैप्टर, हमारा लास्ट 11 चैप्टर है ह्यूमन आई, तो अगर देखें तो इसमें सबसे एग्जाम्पल इजी रहता है कि हाई एल्टीट्यूड में डार्क क्यों दिखता है, क्योंकि वहाँ एटमोसफियर नहीं रहता है। उसके बाद अगर हम देखें कि वाई द प्लैनेट्स नॉट डू नॉट ट्विंकल, तो प्लैनेट इसलिए ट्विंकल नहीं करते क्योंकि वो बहुत लार्ज साइड ऑब्जेक्ट रहते हैं, और जो उनसे लाइट, सोर्स ऑफ लाइट आती है ना, वो काफी डिफ्रेक्शन ले लेती है, जिस वजह से वो मैशअप हो जाती है, क्योंकि जो प्लैनेट्स है ना वो बहुत ज्यादा पास है हमारे, ठीक है। जो स्टार्स है वो काफी दूर है, तो वो रिफ्लेक्शन लेते समय एटमॉस्फेयर में ही वो हो जाते हैं, एवरेज आउट हो जाते हैं। इस वजह से ट्विंकलिंग इफेक्ट अर्थ तक पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है एज कम्पेयर टू स्टार्स के साथ, अगर हम देखें उनको। अब जैसे हमको बताना है कि एडवांस सनसेट और डिलेड सनसेट क्यों होता है, तो एडवांस सनसेट हमको 2 मिनट पहले दिखता है, और डिलेड भी 2 मिनट बाद होता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा ऑर्बिट के जो ऑब्जर्वर है वो हॉरिजॉन के नीचे चला जाता है, और जो डिलेड सनसेट है तो वो ऊपर आ जाता है। इसलिए जब हमारे तरफ जो रेजेस आती है ना, वो बेंड कर जाती है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से, जिस वजह से हमें ऐसा लगता है कि वो अभी ग्रो ग्रो हो चुका है, पर वो 2 मिनट बाद ही निकलता है। सेम फिनोमेना इसके सनसेट में भी होता है। वाई डू स्टार्स रीअपियर टू बी ट्विंकल, इसमें अगर हम देखें तो स्टार्स रिफ्लेक्शन की वजह से बहुत ज्यादा फार ऑब्जेक्ट दूर है हमारे अर्थ से। इस वजह से जब उनसे यहाँ से लाइट आती है हमारे ऑब्जेक्ट में, तो वो डिफ्लेक्शन जो करती है ना, वो बार बार एवरेज आउट होने की जगह वो कवर अप होके 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 बहुत धीरे धीरे टिल्ट 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 होते होते वो इंडिया अर्थ के ऊपर फॉलो अप कर जाती है। इसके बाद से हमें फ्लिकरिंग ऑफ स्टार्स बहुत ब्राइटर तरीके से दिखता है। अब जो स्टार्स हमसे ज्यादा दूर होगा वो हमको ज्यादा रोशनी देगा, जो पास होगा वो कम रोशनी देगा, ठीक है। इस वजह से हमको ऐसा लगता है। उसके बाद अगर हम देखें तो डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट क्या होता है। डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट मतलब जो हमारा प्रिज्म रहता है, प्रिज्म से सीधे जो व्हाइट लाइट हम फॉलो अप करते हैं, उसके बाद उसके सेवन कलर्स में उसका स्प्रेड आउट होना, जिसको हम सेप्ट्रम बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इसके अंदर 7 कलर्स होते हैं, जिसको हम वेबग्योर बोलते हैं। वेबग्योर इंपॉर्टेंट है, करके जाइएगा। उसके बाद अगर हम न्यूटन्स का लॉ देख लेंगे व्हाइट लाइट वाला, तो उन्होंने क्या किया था, दो जो प्रिज्म थे उनको पहले सेम रख के देखा था, पर उन्हें ऐसा लगा नहीं हो रहा, तो व्हाइट लाइट ही फॉर्म कर नहीं हो रही थी। तो उनने क्या किया, उनको इन्वर्टेड रखा, दोनों को एक दूसरे के इन्वर्टेड रखा, तो उन्हें व्हाइट लाइट मिल गई। इस वजह से इसको हम न्यूटन्स लॉ बोलते हैं। उसके बाद अगर हम देखें एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो कैसे फॉर्म होती है, जो वाटर ड्रॉपलेट स्काई से गिरती है, तो वहां पे सनलाइट उसके ऊपर फॉर्म होने की वजह से इनर इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिस वजह से वॉयलेट कलर हमको रिफ्लेक्ट करके दिखता है। अब अगर हम देखें कि डायग्राम, ये वाला डायग्राम बहुत ही, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा आखिरी चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसमें हमको डेफिनेशन से याद करने की जरूरत है, वरना हाफ ईयरली में इससे बहुत कम क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर से 2 मिनट के लिए, तो इसका एग्जाम्पल क्या है। देखो भाई, अगर ऐसे मैं आपको ये करा दूंगा ना, तो आपको प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, ठीक है। इसलिए मैं न्यूमेरिकल आपको आंसर बता के जा रहा हूँ, इसको सॉल्व आपको खुद ही करना है, ठीक है। इसको पहले, सबसे पहला एग्जाम्पल है, आपको शॉर्ट शॉर्ट मतलब स्टेप बाय स्टेप्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्यू मतलब पता करना पड़ेगा, एन मतलब क्या पता करना पड़ेगा, ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ states that the potential difference between V across the ends और मेटेलिक वायर के सर्किट की वजह से, जब इसमें जो हमारा वोल्टेज है वो डायरेक्टली करंट के प्रोपोर्शनल हो जाता है, इस वजह से वहां पे प्रोफेशनल का साइन हटा के हमें कांस्टेंट लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो वहां पे रेजिस्टेंस हमारा कंडक्टर हो जाता है, ठीक है। अगर हम आगे देखें तो एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर, इसकी लेंथ एल है, फिर यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हो जाता है, और रेजिस्टेंस आर। द क्रॉस एरिया ऑफ सेक्शन ऑफ अनदर कंडक्टर ऑफ सेम मटेरियल अगर हम देखें तो उसकी 2L है। तो बस इसमें क्या करना है, हमको पता है कि आर जो है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिसोर्सिटी। रिसोर्सिटी मतलब LT/L करेंगे तो एग्जाम्पल आ जाएगा। अब जैसे ये एग्जाम्पल, ये इजी एग्जाम्पल नहीं है, इसके लिए आपको क्रॉस सेक्शन एरिया को मल्टीप्लाई वगैरह देखना पड़ेगा, रजिस्टिविटी समझनी पड़ेगी, रजिस्टिविटी क्या होती है, तब जाके आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसमें रजिस्टिविटी का एग्जाम्पल लगेगा। रजिस्टिविटी वाला जो डेफिनेशन है, रजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला है, वो यहाँ पे यूज होने वाला है। सेम यहाँ पे हम यूज कर लेंगे पैरेलल, और जब हमको पैरेलल है तो 1/, लेते हैं, ठीक है। और जब अगर हम उसको डायरेक्टली लेंगे, मतलब उसमें रहेगा, हमारे पैरेलल में नहीं रहेंगे,
तो हम डायरेक्ट डायरेक्ट मानेंगे। वैसे अगर पैरेलल में ये सवाल है, इसलिए उसने 1 अपॉन रेजिस्टेंस लिया है और तीनों की वैल्यू को सेम करके डिनोमिनेटर फिर 1/2 निकाला है। अब जैसे हमारे पास एक आयरन है, वो 750 वाट की है और 200 वाट की है, वोल्टेज की है, तो वो कितना करंट रिक्वायर करेगी? ये आपने क्वेश्चन 9th में भी क्वेश्चन किए होंगे। तो उसी फॉर्मूलेस के हैं, ये एग्जाम्पल इजी है। ये एग्जाम्पल इजी है, इस पे आप ज्यादा फोकस ना देके ना, जो डेफिनेशन से वो कर लेना, तो आपके लिए बहुत एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में डेफिनेशन ही पूछेंगे आपको मेनली, बाकी लाइट से ज्यादा आपके कुछ नहीं आएंगे। लाइट के न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, आप लाइट के न्यूमेरिकल कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पूछेंगे आपसे, ठीक है। उसमें हमको, आप देखो जैसे बताया था, रेजिस्टिविटी का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसमें रेडियस में यहाँ पे 0.01 लिया है, तो यहाँ पे इसको आपको 0.01 की जगह आपको 1 × 10⁻³ करना पड़ेगा। जब आप 10⁻³ करेंगे तब आप यहाँ पे वैल्यू रख पाएंगे। ठीक है, ये मैंने स्टार्ट टेबल लगा दी है, इससे आप समझ जाएंगे इसमें क्या लेना है। तो इस प्रकार आपका चैनल कंप्लीट हो चुका है, पूरा चैप्टर मैंने अच्छे से कंप्लीट करा दिया। इसमें परफेक्ट 30 से कुछ ज्यादा क्वेश्चन लिया है मैंने, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप मेरे वीडियो को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, इससे मेरी हेल्प होगी।